हेलो एवरीवन, होप यू गाइस आर एंजॉयिंग योर डे इन योर होम। तो आज हम लोग ये तीन टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। और पहला टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, दूसरा टॉपिक है हमारा गॉस जॉर्डन एंड तीसरा टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन टू आइजनवेक्टर। तो एक्चुअली जैसा हम लोगों ने देखा था पिछले वाले लेक्चर में कि हमने लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना देख लिया था। तो अब उसके बाद आता है हमारा गॉस जॉर्डन, जो कि उसी में कुछ ना कुछ इंक्लूडेड है। कहने का मतलब ये गॉस जॉर्डन मेथड एक्चुअली है क्या? ये कुछ नहीं है। जैसे हम लोग अपन किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करते थे, तो ये भी गॉस जॉर्डन बस मेरा इनवर्स फाइंड करेगा। लेकिन ये बोले तो सेम कॉपी है हमारा गॉस एलिमिनेशन मेथड का। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड से जिस तरीके से हम लोग जिस तरीके से हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे रिड्यूस करके, उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा करके अपने गॉस जॉर्डन मेथड से इनवर्स फाइंड करेंगे। हालांकि हम लोगों ने 12th में पढ़ रखा है कि इनवर्स फाइंड करने का एक तरीका है एडजॉइंट निकाल करके फिर उसका ट्रांसपोज लेकर के फिर से उसका मतलब डिटरमिनेंट से डिवाइड करके, बट वो तो हमारे 12th में था। बट अभी के लिए हमारे पास ये गॉस जॉर्डन मेथड है, उससे एक अच्छा अप्रोच है निकालने का, मतलब बोली तो इनवर्स निकालने का। सो लेट सपोज मेरा एक एग्जांपल मैं कंसीडर करता हूँ, इस ज़्यादा इसके बारे में डिटेल जाएंगे नहीं, बस थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। तो मैं एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूँ, जिसका एग्जांपल मैं लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9। सो अगर मैं चाहूँ इसका इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए, तो मैं बोल सकता हूँ a इंटू ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू i। ये तो मुझे पता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, a इंटू आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू अगेन ए इनवर्स। सो मैं इसी एग्जांपल को कुछ नहीं करना, बस मेरे को एक फॉर्म में लिखना है। फॉर्म क्या है, तो बस पहले मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। सो एक फॉर्म में लिखना है। लेट सपोज ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब किसी भी मैट्रिक्स में मैं किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं पहले लिखता हूँ यही चीज़ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। नाउ मैं अगेन क्या कर रहा हूँ, इसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब मुझे क्या करना है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारा, ये हमारा जो दिया हुआ मैट्रिक्स है वो है। अब मेरे को क्या फाइंड करना है कि इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो इसका इनवर्स किस तरीके से फाइंड करूंगा, मैं इसका इनवर्स कुछ इस तरीके से फाइंड कर सकता हूँ कि मैं इस पूरे मैट्रिक्स में एक्चुअली इसको मैं लेट सपोज ए नाम दे दे रहा हूँ, सॉरी ए इनवर्स नाम दे रहा हूँ, पी नाम दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब मेरे को इसका इनवर्स फाइंड करना, तो ये कुछ नहीं करना, बस ये मेरा 1 0 0 है, इसको मेरे को मतलब इसको इस वाले मैट्रिक्स को मैंने जो यहाँ से ए उठाया था इसी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करनी है। तो वो कैसे होगा, वो अपन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब अगर मैं बोलता हूँ R1 को अपन रिप्लेस करना है कुछ, R1 को तो मैं दरअसल करने जाऊँगा नहीं, क्योंकि मेरे को इसको जीरो करना है, इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है, इसको जीरो करना है, इसको जीरो करना है। कहने का मतलब मुझे इस वाले को आइडेंटिटी बनानी है और साथ ही साथ जो चेंजेस आएंगे वो ये होंगे, और फाइनली जो आंसर मुझे ये मिलेंगे वो मेरा फाइनल आंसर होगा। तो ऑलमोस्ट ऑल गॉस जॉर्डन में मेरा बस इतना ही था। सो बस इतना ही था। तो आगे के लिए सोचते हैं, इसके लिए मुझे इसे रफ करनी चाहिए। ओके, सो ऑलमोस्ट ऑल वी हैड discussed about what exactly Gauss Jordan is. Now what are the next term here? So if you are going to talk about what are the different properties of determinant, then yeah, there are almost 8 to 9 properties of determinant. So तो एक एक करके सबको समझते हैं। So what are the different properties of determinant? चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी हमारा ये है, इंटरचेंज ऑफ एनी रो और एनी कॉलम बाय एनी अदर। तो मैट्रिक्स सॉरी उसके डिटरमिनेंट में क्या अंतर होगा। मैं बोलता हूँ अगर मैं कोई एक मैट्रिक्स से लेट सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब मैं बोलता हूँ इसी का डिटरमिनेंट निकालना है, तो इसी को मैं किस तरीके से लिखूंगा, बस कुछ नहीं करना, इस ब्रैकेट को हटा के बस 2 डंडे लगा देने हैं, 1 2 3 4 5 डंडे मतलब पैरेलल लाइंस, 7 8 9। अब मेरे को क्या करना, सॉरी अब यस
On further moving, I want to calculate the determinant. Determinant of it. Let's say their value comes out to be p. A का determinant मेरा p हुआ. अब मैं क्या करता हूँ, अगर मेरा ये R1 है, ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है, ये मेरा R3 है, तो जैसा आप लोग एलिमेंट्री रो ट्रांस ऑपरेशन में देखे थे, यहाँ पे भी वही ऑपरेशन लगाएंगे, मतलब R1 को अपन इंटरचेंज करेंगे R2 से, तो डिटर्मिनेंट में क्या फ़र्क पड़ेगा. तो मैं जब भी ऐसा एक बार करूँगा, एक भी कोई ऑपरेशन लगाऊंगा, तो मेरा डिटर्मिनेंट में माइनस का फ़र्क पड़ेगा. मैग्नीट्यूड तो मेरा सेम ही रहेगा, बस उसके साथ एक -1 का मल्टीप्लाई होगा. कहने का मतलब मैं R1 को R2 से इंटरचेंज कर दूंगा, तो मेरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा -p. सो पहला हमारा यहीं पे हो गया क्लियर. अब दूसरा बात करते हैं. दूसरा मेरा क्या है, डिटर्मिनेंट. तो दूसरा हमारा ये है कि जैसे मैं अपन R1 को करते थे R1 प्लस R2, और या फिर करते थे 2 टाइम्स ऑफ R1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R2, या फिर मतलब k टाइम्स ऑफ R1 R2 प्लस p टाइम्स ऑफ R3. तो अपन इस तरीके का ऑपरेशन लगाने के बाद मेरा R1 में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, बस इतना ही था. सो अब मेरा तीसरा पहला हो गया हमारा ये, दूसरा हो गया हमारा ये. अब तीसरा बात करते हैं आखिर क्या है. कोई बात नहीं. हाँ, अब क्या यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है. मैं मानता हूँ कि अब मेरे को क्या करनी है, इस ये मैट्रिक्स मैंने फाइंड किया P. अब मैं चाहता हूँ इसका किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कराऊँ. ध्यान रखिएगा, मैं कॉलम या रो की बात कर रहा हूँ, पूरे मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहा. तो लेट्स सपोज इफ आई वांट टू मल्टीप्लाई रो R1 by any constant k, so there what type of effect will be shown in their answer. Okay, so results comes out to be k times of p. तो वही मैं अगर इस रो या इस कॉलम में मैं नहीं मल्टीप्लाई करना चाहूँगा, वही मैं चाहूँगा मल्टीप्लाई करना पूरा ही डिटर्मिनेंट में, तो मेरा क्या परिवर्तन होगा. तो लेट्स सपोज ये 3x3 का है, तो कुछ नहीं होगा, a का वैल्यू तो a ही रहेगा, और साथ ही साथ k⁻n हो जाएगा इंटू p. मतलब वो जितने भी उसके ऑर्डर होंगे वो उसके पावर में चले जाएंगे. क्यों? क्योंकि मैं इससे ही मल्टीप्लाई करूंगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो k टाइम्स इंटू k टाइम्स दैट इज k⁻n if any given matrix has order n cross n. वेल, और बस इतना ही है फिलहाल तीसरा. अब चौथा आगे देखेंगे, उससे पहले वी हैव टू रिमूव दिस थिंग. तो मैंने प्रॉपर्टीज़ नंबर 3 देख लिया. तो प्रॉपर्टीज़ नंबर 4 क्या बोलता है, तो बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ नंबर 4 के बारे में. तो प्रॉपर्टीज़ नंबर 4 कुछ नहीं है मेरा, बस प्रॉपर्टीज़ नंबर 4 ये बोलता है कि अगर आपका किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट A है, तो उसका ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होगा, वो आपस में बराबर होंगे, उसमें कोई भी अंतर नहीं होगी. ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टीज़ हमारा यही था. अब हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टीज़ क्या बोलता है, तो चलिए फिफ्थ प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं. अच्छा, फिफ्थ प्रॉपर्टी मेरा ये है, किसी भी डिटर्मिनेंट का लेट्स सपोज ये A1 बोलता हूँ, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. हाँ, तो मेरा फिफ्थ प्रॉपर्टी ये बोलता है, कोई भी इधर रो या इधर कॉलम अगर सभी जीरो हो गए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू ज़ीरो होगा. ठीक है, और दूसरी बात इस केस में अगर क्या हो गया कि इधर रो या इधर कॉलम का वैल्यू ज़ीरो हो गया सारे का सारे, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू मेरा क्या होगा, ज़ीरो. ओके, सो अब दूसरा क्या हो गया, सिक्स प्रॉपर्टी मेरा बोलता है, अगर मेरा किसी भी मैट्रिक्स का रो या कॉलम किसी दूसरे रो या किसी दूसरे कॉलम्स के प्रोपोर्शन है. कहने का मतलब मैं बोलूँगा इफ़ R1 इज़ 2 टाइम्स ऑफ R2, अगर मेरा R1 जो है 2 गुने हैं R2 के, तो उस केस में भी मेरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, ज़ीरो होगा.
उस केस में भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू मेरा क्या होगा, 0 होगा। मतलब मेरा कोई भी डिटर्मिनेंट में वो प्रोपोर्शन नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा आती है तो मेरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। ओके, सो और एक कुछ छूट रहा था, क्रेमर्स रूल शायद। कोई नहीं, बस शॉर्ट में देख लेते हैं क्रेमर्स रूल क्या है। क्रेमर्स रूल भी कुछ नहीं है, वो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का ही तरीका है, बट वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 12th में, सो उसके बारे में ज़्यादा रिवीजन करना कोई मतलब नहीं बनता, बट फिर भी देखते हैं उसे। कोई इक्वेशन है x1 x2 x3 इज इक्वल टू 4 x1 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 9 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ x2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ x3 इज इक्वल टू 20 माइनस 24। सो अगर ऐसा है तो मैं किसी भी इक्वेशन, इस तरह के इक्वेशन को मैं क्रेमर्स रूल लगा के कैसे सॉल्व करना चाहूँगा। तो x1 यहाँ पे होगा, कुछ ना कुछ x2 होगा, कुछ ना कुछ x3 होगा। तो x1 कुछ नहीं है, d बाय d1 d बाय d2 d1 by d, d2 by d and again d3 by d. So what is d1, what is d2, what is d3 and what is d? क्वेश्चन ये है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। d हमारा कुछ नहीं है, जो इसका कोफिशिएंट से बना हुआ मैट्रिक्स होगा, तो कोफिशिएंट से बना हुआ मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ही अपन d बोलेंगे। चलो, तो मेरा यहाँ पे क्या बन रहा है, 1 1 1 1 माइनस 1 1 माइनस 2 4 एंड 3। हाँ, डी कुछ नहीं है, बस इसी का डिटर्मिनेंट है। डी का डिटर्मिनेंट ही हमारा डी हो गया, मतलब लेट सपोज इसको बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स सी। तो डी का डी मेरा क्या हो गया, डी मेरा कुछ नहीं हो गया, सी का डिटर्मिनेंट हो गया। ठीक है, अब डी वन क्या है, तो ये कांस्टेंट टर्म अगर इस वाले पोजीशन पे इंसर्ट कर देंगे, पहले वाले कॉलम के साथ इंसर्ट करेंगे, तो वहाँ से डी मेरा डी वन बनेगा। और उसी कांस्टेंट्स वाले टर्म को डी टू के कॉलम 2 में इंसर्ट करेंगे तो मेरा d2 बनेगा, और उसी तरीके से कॉलम 3 में इंसर्ट करेंगे तो d3 बनेगा। तो मेरा क्रेमर्स रूल होने के लिए सबसे नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होगा किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का, मेरा d का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर d का ही वैल्यू 0 हो गया तो मैं इस चीज़ को सॉल्व ही नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, सो इसीलिए क्रेमर्स रूल उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं माना जाता है। सो गाइज, ऑन फर्दर मूविंग वी हैव व्हाट नेक्स्ट। ओके, शायद हम लोगों के पास, हाँ बस अब एक लास्ट टॉपिक है, रह गया है इस मॉड्यूल फर्स्ट का, इंट्रोडक्शन टू आइजन वेक्टर। सो हालांकि आइजन वेक्टर का इंट्रोडक्शन में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतना ही कुछ बोल सकते हैं कि सो देखते हैं आखिर है क्या आइजन वेक्टर, एक्चुअली क्या है। तो आइजन वेक्टर समझने से पहले मेरे को जानना पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बाद आइजन वेक्टर जानना पड़ेगा, आइजन वैल्यू जानना पड़ेगा। कोई बात नहीं, बस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि लेट सपोज मेरा कोई मैट्रिक्स दिया हुआ ए, m क्रॉस n का। अब ये मैट्रिक्स हो सकता है मेरा किसी वेक्टर से वेक्टर से आया होगा। हाँ, वेक्टर वही जो आप सोच रहे हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा है, वेक्टर जिसके पास डायरेक्शन होती है ऑब्वियसली। और अब इसी वेक्टर से बने हुए मैट्रिक्स से मैं जो भी कुछ ऑब्टेन करूँगा, जैसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कुछ नहीं है, a माइनस लेमडा टाइम्स आई होता है, उसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 करने पे मेरा जो आएगा, यहाँ पे a आपका दिया हुआ मैट्रिक्स होगा, लेमडा यहाँ कोई कांस्टेंट होता है, और आई आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, सेम क्रॉस मतलब सेम ऑर्डर की, जितना ऑर्डर इसकी होती है उतना ऑर्डर इस आई की होती है। उससे मैं जो फाइंड करता हूँ वो मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आती है। उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो मेरा सोल्यूशन आता है, लैम्डा की वैल्यू मुझे वहाँ से जो मिलती है उसको बोलते हैं आइजन वैल्यू। आइजन वैल्यू का अब मेरे को हर एक आइजन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एक वेक्टर मिलती है मुझे, उसके बोलते हैं इंडिपेंडेंट आइजन वेक्टर। सो इंडिपेंडेंट का कहने का मतलब क्या हो गया, तो कहने का मतलब बस ये हो गया कि मैं अगर मेरे पास कोई दो इंडिपेंडेंट कोई भी हालांकि मैंने पहले ही पढ़ रखा है ये चीज़ को, 12th में ही पढ़ रखा है कि अगर मुझे दो इंडिपेंडेंट वेक्टर मिलती है तो उस दो इंडिपेंडेंट वेक्टर के मदद से मैं किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। उसी तरीके से यहाँ पे है, तो
अब जो हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं वो भी एक तरह का वेक्टर ही मुझे देती है, बट वो कितना इंडिपेंडेंट है कितना डिपेंडेंट है वो सारी चीज़ अपने नेक्स्ट टॉपिक में मतलब नेक्स्ट मॉड्यूल में कवर होंगी, मतलब रिवाइज होंगी। सो अभी के लिए धन्यवाद।